मेरे प्यारे साथियों, सभी को जोहार, सभी को नमस्कार। मीडिया में, अखबार में एक खबर निरंतर वायरल हो रही थी साथियों। उस खबर के बारे में पूरी सच्चाई क्या है उसको लेकर के मैं आप सभी के बीच से जुड़ रहा हूं। प्यारे साथियों, ये सीजीएल की लड़ाई लड़ने के क्रम में कई ऐसे वैचारिक द्वेष के भाव पैदा होंगे और उसका इम्पैक्ट होगा कि कुछ लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग होंगे जो आपको अलग अलग अफवाह के माध्यम से तोड़ने की कोशिश करेंगे, बांटने की कोशिश करेंगे। तो सचेत रहना है। इसी संदर्भ में आपके साथ मैं इस विषय के साथ जुड़ रहा हूं। और विषय क्या है, पहले मैं इसकी थोड़ा सा चर्चा कर दूं, फिर इसके बारे में पूरी कंप्लीट मैं जानकारी दूंगा। ये अफवाह है, इसमें कितना सच्चाई है, इसके बारे में पूरी तरीके से क्लियर करूंगा साथियों। जेएसएससी सीजीएल झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा, रिजल्ट जारी करने की क्यों है हड़बड़ी, कब पूरी होगी जांच। यानी हाईकोर्ट के पास कुछ लोग गए हुए थे, कोई मामला की सुनवाई हो रही थी। 12 तारीख का ये खबर है, 12 मई। इसमें हाईकोर्ट से गुहार लगाई जा रही थी कि रिजल्ट जारी किया जाए, स्टे हटाया जाए। दलील पेश किया गया है कि कंप्लीट जांच हो गया है, किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है, सिर्फ अफवाह फैलाया गया है। और आपके माइंड में एक जो चलते रहती है ना कि सर पेपर 3 रद्द होगा, पेपर 1 और 2 क्यों नहीं होगा, 22 तारीख का होगा, 21 तारीख का होगा। ये तमाम जो चीज़ें चलती रहती है उस पर भी हम आपको तथ्यों के अनुसार बात करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये जो खबर है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दूं, इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूं, उससे पहले आप सभी से मैं कुछ आह्वान करूंगा। मेरा हक बनता है कि आपके लिए लड़ रहा हूं, आपके लिए बहुत कुछ खोया हूं, तो आपसे आह्वान भी करना मेरा हक बनता है। और इस दिशा में हमारा एक विचार मन में आया है। कल मैं जेपीएससी के प्रांगण में गया हुआ था। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां से उम्मीद होती है कि हजारों लाखों गरीब युवाओं के सपने हकीकत में बदलेंगे, जहां से उम्मीद होती है कि एक बेहतर ब्यूरोक्रेसी की चयन होगी जिसके माध्यम से हमारे झारखंड के गरीब गुरुआ का भला हो पाएगा। जेपीएससी के माध्यम से आप सभी जानते हैं एजुकेशन सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस जैसे पदों में बहाली की जाती है साथियों। और इसके माध्यम से सबसे ज़्यादा यदि किसी को लाभ होता है, सबसे ज़्यादा किसी को इन पदों का फ़ायदा होता है, वो हमारे अंतिम और पिछड़े लोग, गरीब गुरुआ लोग, शोषित लोग, पीड़ित लोग, इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। और ईमानदारी से निष्पक्ष यदि बहाली नहीं होगा, करप्शन के आधार पर सिलेक्शन होंगे, जिनको पता ही नहीं है गरीबी क्या होती है, जिनको पता ही नहीं है संघर्ष क्या होती है, जिनको पता ही नहीं है मेहनत क्या होती है, जिनको पता ही नहीं है दिन रात खपाना क्या होता है, जिसको पता ही नहीं है पागलों की तरह पढ़ना किसको कहते हैं, वे लोग जाएंगे सिलेक्शन लेंगे। और उन लोगों का सिलेक्शन होगा साथियों, तो आप वैसे लोगों से कल्पना कर सकते हैं कि जो हम 25 साल में झारखंड के संदर्भ में जो खोए हैं, उस खोई हुई चीज़ों को क्या सुधार पाएंगे, फिर से उसे वापस ला पाएंगे, या फिर जो खो गए सो खो गया। एक बेहतर झारखंड निर्माण हेतु ब्यूरोक्रेसी, कर्मचारी, सरकार यही तो है जिसके माध्यम से हम सपना संजोते हैं झारखंड एक बेहतर राज्य बनेगा और राज्यों की तरह झारखंड की भी स्थिति होगी। लेकिन सिस्टम में यदि गंदे लोग जाएंगे, सिस्टम में भ्रष्टाचार के माध्यम से लोग जाएंगे, तो कभी भी ये लोग भला नहीं करेंगे। 25 सालों में भला नहीं हो पाया है, आने वाला 25 साल में भी कोई भला नहीं होगा। शायद यही वजह है साथियों, जिस प्रकार से सीजीएल में हम जितने भी टीम मेंबर हैं जिसका कोई लेना देना नहीं था, फिर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी आप सभी के बेहतर भविष्य के लिए कदम बढ़ाए हैं। इस संदर्भ में हमने क्या नहीं खोया, हमने वैसे दोस्तों को खोया जिनसे बहुत अच्छा बॉन्डिंग थी, जिससे बहुत दिनों से मित्रता था, खत्म हो गया। बड़े रकम हमें देने की कोशिश की गई थी, हमने ठुकरा दिया। हमें केस वापस लेने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, हमने बोला नहीं भाई, हमारी ज़मीर इतनी कमज़ोर नहीं है कि आपके इन कागज़ के टुकड़ों से संबंधित जो आपका
पैसा है वो हमें खरीद पाए। हमारे निजी मामलों में भी दखल अंदाजी की गई, गांव तक भी कुछ लोग पहुंच गए, वहां पर भी शिकायत की गई। हर तरीके से हमें पीछे धकेलने की कोशिश की गई साथियों। हर तरीके से हमारी मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई, हमारी टीम के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई। फिर भी इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके, इन सारी चीज़ों से लड़ते हुए ना साहस कम हुई है, ना हौसला कम हुआ है, ना जज्बा किसी प्रकार से डगमगाई है मेरे प्यारे साथियों। और भरोसा दिलाते हैं जब तक आप सभी को न्याय तक नहीं पहुंचा देते हैं, किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरतेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उद्देश्य बस एक ही है साथियों, मैदान वही जीत कर ले जाएगा जो संघर्ष का गुलाम होगा, जो मेहनत का गुलाम होगा, जो सिलेबस का गुलाम होगा, जो जिंदगी में संघर्ष का गुलाम होगा साथियों। मैदान वही जीत कर ले जाएगा, मंजिल उसी को मिलेगी जिसका हक होगा, जो पढ़ा होगा, जो दिन रात खपाया होगा, जिसके पास नॉलेज होगी, उसी का सिलेक्शन होना चाहिए। यही हम सभी का उद्देश्य है। आप कंपेयर करेंगे तो ऐसा लगेगा, यहाँ की सिस्टम को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक प्रकार से जैसे अभी हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ जिस प्रकार का उसका सोच है, उसी प्रकार से यहाँ के लोगों का भी, कुछ लोगों का सोच आपको दिखाई देगी। आज पाकिस्तान हर जगह पर, हर स्थिति में भारत के समक्ष खड़ा नहीं हो पाता है। आज पाकिस्तान का गलत उद्देश्य, गलत मानसिकता, निगेटिव मानसिकता उसको आज विनाश की ओर ले चल पड़ा है। वहाँ की स्थिति इतनी भयावह हो चली है कि मैं भी खुदा ना खास्ता आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो एकीकृत पाकिस्तान था वो 5 खंडों, 4 खंडों में, 3 खंडों में आपको विभाजित होता हुआ दिखाई देगा। क्या वजह है? आखिर क्यों उस देश के लोग उस देश से ही नफरत करने लगे हैं? आप जानते हैं, जिस क्षेत्र में किसी का जन्म होता है, अपनी माँ से भी बढ़कर वो मातृभूमि होती है, जिससे उसका पालन पोषण संभव होता है, जिसमें वो जीवन व्यतीत करता है। और इसीलिए हम लोग गर्व से माँ भारती की जय बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग वहाँ के मिट्टी से नफरत करते हैं, वहाँ के मिट्टी से अब उनको एक तरह से कह सकते हैं द्वेष उत्पन्न हो गई है। यही वजह है कि बलूचिस्तान आज जल रहा है, बलूचिस्तान में खून खराबे हो रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के लिए हर कदम वो बढ़ा रहा है जिसे अलग किया जा सके। वजह सिर्फ इतना है प्यारे साथियों, वहाँ के जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष है। निश्चित तौर पर आप विकास के कार्यों को दरकिनार करके आप आपराधिक दुनिया में जाते हैं, आप वैसे कामों पर ध्यान देते हैं जिससे आपका देश का भला के जगह पर विनाश होने लगे। आतंकवाद जैसी चीज़ों को आप पोषित करते हैं, अपराध जैसी चीज़ों को आप पोषित करते हैं। आपको ये फिक्र नहीं है कि हम कैसे अपना कल्याण करें, आपको ये फिक्र है कि हम भारत को कैसे नीचे गिराएं, कैसे पीछे धकेलें, ये आप चिंता में रहते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे इरादे वाले व्यक्ति जो होते हैं साथियों, पंक्ति में सबसे पीछे खड़े होते हैं। इसका कोई महत्व नहीं होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। और कुछ लोग उसी मानसिकता के साथ झारखंड में भी पल बढ़ रहे हैं। अब दिमाग में आएगा सर कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? निश्चित तौर पर 25 साल इस झारखंड का अलग हुए हुआ, और 25 साल में झारखंड की स्थिति एक रूर प्रदेश होने के नाते जो होनी चाहिए थी, क्या हो पाई? यहाँ के युवा, यदि रूर प्रदेश का थोड़ा सी इस जरूरता को यहाँ के युवाओं के लिए खपाया जाता, युवाओं के लिए इन्वेस्ट किया जाता, युवाओं के लिए समर्पित किया जाता, 40% रिसोर्स में 2%, 5% भी कर दिया जाता यहाँ युवाओं के लिए समर्पित, तो हमारे युवा संपन्न होते, हमारे युवा के पास रोजगार होता, हमारे युवा के पास भारत के विकास में योगदान देने की शक्ति होती, सामर्थ्य होता। ना सिर्फ युवा, हर एक वर्ग के लोग यहाँ पर संपन्न होते, चाहे हमारे जनजाति भाई बहन हो, चाहे हमारे और भी जितने भी समाज के वर्ग के लोग हैं, सब संपन्न होते। लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाया। जितना ज़्यादा आप दर्दनाक स्थिति देख पाते हैं इस भारतीय क्षेत्र में, सबसे दर्दनाक स्थिति झारखंड का ही है। आप सोचिए, जिस प्रकार से पूरा विश्व में पाकिस्तान की दर्दनाक स्थिति हो चली, उसी प्रकार से पूरा भारत में झारखंड की स्थिति दर्दनाक हो चली। खास करके युवा वर्ग जो इस देश का भाग्य विधाता है, युवा वर्ग जो हमारा विकसित भारत की सपना को साकार कर सकता है। और युवा आज तड़प रहा है, युवा आज खून की आंसू रो रहा है, युवा आज आंदोलन कर रहा है, युवा आज रोजगार के लिए भीख मांग रहा है, युवा संघर्ष कर रहा है रोजगार के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए युवा आज सड़क पर उतरा हुआ है साथियों। इससे बुरा हाल क्या हो सकता है?
इससे बुरा दौर क्या हो सकता है। निश्चित तौर पर ये पूरा सिस्टम में जो गंदगी लगी हुई है, जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है साथियों, इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से और राज्य हमारे देश में तरक्की कर रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वहाँ रोजगार मिल रहे हैं, क्या वो झारखंड में स्थिति नहीं बन सकती है? बन सकती है। हम विदेशों में जाकर के भले गुहार लगा ले कि हमारे पास आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन यदि आपके यहाँ, हमारे यहाँ यदि इन्वेस्टमेंट के लिए अनुकूल धरातल नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके बदौलत इन्वेस्टमेंट होगा, तो सिर्फ और सिर्फ हम अपना सपना संजोएंगे कि हम इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित कर लेंगे और इससे हम युवाओं को रोजगार दे देंगे, सिर्फ सपना संजोएंगे, जिसकी कमियां हमेशा दिखती आई है और अभी भी बहुत ज़्यादा कमियां हैं इस झारखंड क्षेत्र में। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ कोई मसला हो, चाहे ज़मीन से संबंधित, लीज लेने से संबंधित विवाद हो, चाहे बिजली पानी जैसी चीज़ें, मूलभूत चीज़ें हो, यहाँ की पर कैपिटा इनकम की बात हो, हर एक चीज़ निर्धारित करती है किसी भी क्षेत्र में निवेश होगा या नहीं होगा। ये तमाम जो आपको बताए, ये तमाम फैक्टर यहाँ पर असफल हैं। तो आप कैसे संभव या फिर कैसे सपना संजो सकते हैं कि कोई विदेशी आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी और आपके यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। जितने भी सिस्टम में अधिकतर जो लोग पड़े हुए हैं, सब लगभग अधिकतर लोग की मैं बात कर रहा हूँ, करप्शन की भेंट चढ़े हुए हैं। आए दिन आपको गिरफ्तारियाँ होते हुए दिख जाएंगी। कोई पंचायत सचिव है, कोई ब्लॉक लेवल का अधिकारी है, रंगे हाथ पकड़ा गया। इस प्रकार की खबर आप पिछले कुछ महीनों में बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। वजह क्या है? ऐसे लोगों का आपने चयन किया है जिसकी मानसिकता ही ऐसी रही है, जिसकी मानसिकता रही है करप्शन करने की, वैसे लोगों को आपने सिस्टम में बैठाया है। तो आप कहते हैं जब रोपोगे बबूल का पेड़ तो आम कहाँ से पाओगे। आपने बबूल लगा दिया है, सिर्फ और सिर्फ कांटे इस समाज के लिए मिल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो इस कांटा का दर्द, दंश जो झेल रहा है, वो है हमारा युवा वर्ग, हमारे युवा साथी, आप जैसे लोग। मेरे प्यारे साथियों, आप और राज्यों का तुलना जब झारखंड के साथ करिएगा तो आपको लगेगा कि जिस प्रकार से विश्व में पाकिस्तान की जो स्थिति, उसी प्रकार से भारत में झारखंड की स्थिति है। एक सर्विस कमीशन को इतना शर्म नहीं है कि पूरा झारखंड में 27 राज्यों में जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, सब राज्यों में नियमित तरीके से कैलेंडर जारी होता है, नियमित तरीके से एग्जामिनेशन होता है। लेकिन एक दुर्भाग्य राज्य झारखंड 25 साल में केवल 6 बार एग्जाम ले पाया है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। और रिजल्ट को लेकर के अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, लेटेस्ट एग्जाम तो नहीं कहेंगे, 1 साल हो चला, उसका रिजल्ट को लेकर के दिन रात स्टूडेंट हमारे मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उसकी नींद नहीं उड़ रही है, नींद उसकी नहीं खुल रही है। कितनी दुर्भाग्य की स्थिति है मेरे प्यारे साथियों। कई लोग सोचते होंगे कि सर आपका जब कोई लेना देना नहीं था सीजीएल से संबंधित, तो आप लड़ाई में आए क्यों? क्या मतलब था? आप इतना जोखिम लिए क्यों? इतना झेले क्यों? जी हाँ, बिल्कुल आपके माइंड में सही एकदम प्रश्न आ रहा होगा। अब मैं आपको उदाहरण देकर के समझाना चाहूँगा। भगत सिंह को कितने लोग बोले थे कि आप आकर के आओ आंदोलन करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए अंग्रेजों को। बिरसा मुंडा को कितने लोग बोले थे कि आप आओ आंदोलन करने के लिए, अपने माटी को बचाने के लिए लड़ो। मेरे प्यारे साथियों, एक व्यक्तिगत उनका विचार था कि हम नहीं आएंगे, हम यदि आगे ना आएंगे तो कोई नहीं आगे आएगा, और कोई नहीं आगे आएगा तो हमारा देश हमेशा गुलामी बनकर रह जाएगा। सोचिए, तो कोई भी चीज़ होती व्यक्तिगत होती है, लेकिन उसमें उद्देश्य एक व्यापक जुड़ा हुआ होता है। साथियों, हमारा उद्देश्य इतना था कि यदि हम आगे नहीं आएंगे, कोई आगे आ ही नहीं रहा था। जब एफआईआर करने की बात आई थी तो मेरा एक जमीर गवा दिया, हमारा अंतरात्मा से आवाज़ आई कि नहीं, आगे आना चाहिए। जिस धर्म के साथ मैं जुड़ा था, शिक्षक की धर्म से, वहाँ पर देख रहा था किस प्रकार से मेहनती युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जैसा कि बताए कि रोड में काम करने वाले लोग, रोड में धूम मचाने वाले लोग अलग अलग विभाग में नौकरी कर रहे हैं, और जो लाइब्रेरी में धूम मचा रहे हैं, लाइब्रेरी में अपना पसीना बहा रहे हैं, वो रोड पर आकर के आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां बन पड़ी थी साथियों। इस वजह से मैंने आगे आया, और जिस प्रकार से बिरसा मुंडा जी के आगे आने से सीएनटी लागू हुआ, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी के आगे आने से हमारा देश गुलामी की जंजाल से बाहर आया, हम लोग आज़ाद हुए। निश्चित तौर पर साथियों, उस संदर्भ में ही हमारी सोच थी, और उसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ फर्क इतना था कि भगत सिंह जब आगे आए तो उनके साथ कारवां भी जुड़ गया। उनके हौसला, उनके सपने को साकार करने के लिए उनको जन समर्थन मिला।
युवाओं ने पूरा सहयोग किया। महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा के साथ भी ऐसी स्थितियां बनी, सब लोगों ने सहयोग किया। वही आह्वान आप सभी के साथ मैं आज करने वाला हूं, विशेष आह्वान, और मेरा अधिकार बनता है, जैसा कि मैंने बताया कि आप सभी के लिए सब कुछ यदि मैं खो रहा हूं धीरे धीरे, तो आप सभी से थोड़ा बहुत आह्वान कर ही सकता हूं, इतना अधिकार है। आह्वान ये है साथियों कि JSSC और JPSC ये दो ही संस्था है जो झारखंड में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। बेसिकली देखा जाए तो यही दो ही संस्था हैं जिसके माध्यम से हम सभी सपना साकार करने का सपना संजोते हैं। JSSC में जो कमियां थी उसको सब लोग जान गया है, किस प्रकार से JSSC करप्शन की भेंट चढ़ता जा रहा था, इसको लेकर के हर कोई परिचित है। और इस संदर्भ में साथियों हम लोग अभी तक जो कार्रवाई कर पाए हैं, इस संदर्भ में हम लोग CGL के माध्यम से अभी तक जो हम लोग अंजाम तक पहुंचा पाए हैं, बहुत पॉजिटिव अंजाम हुआ है साथियों। 20 से 25% करप्शन में लिप्त लोग जेल के सलाखों में जा चुके हैं। और मुझे पूरा विश्वास है साथियों, यदि निष्पक्ष जांच होती रही तो ये 20-25% की आंकड़ा 50% होगी। और लगभग 50% लोग जो हमारे झारखंड क्षेत्र में रहते हैं, झारखंड की जनता से उनको पैसा मिलता है। साथ ही साथ ऐसे भी लोग हैं जो सरकारी नौकरी में नहीं है लेकिन करप्शन माइंडेड है, पेपर लीक में हमेशा संलिप्त रहते हैं, उन सभी की जगह जल्द ही सलाखों में सुनिश्चित होगी साथियों, मुझे पूरा विश्वास है। और लगभग 50% कचरों की साफ JSSC CGL के माध्यम से हम लोग कर देंगे। सोचिए 50% भी यदि हम लोग कर पाएँ तो 50% आपका करप्शन बंद हो जाएगा। और ये जो गिरफ्तारियां होगी, इससे एक झारखंड क्षेत्र में, झारखंड जगत में मैसेज जाएगा, कोई दुस्साहस नहीं कर पाएंगे पेपर लीक करवाने की, भ्रष्टाचार करवाने की साथियों। और एक मैसेज, जैसा कि हमेशा बोलते हैं कि देना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो आपके अधिकारों को लेकर के सिस्टम कभी भी तत्पर नहीं होती, कभी भी उसका ध्यान आकर्षित नहीं होता साथियों। और बस जिसके पास पैसा होता है उसकी बहाली होती है, जिसके पास पावर होता है उसकी बहाली होती है, जिसके पास पहुँच होता है उसकी बहाली होती है, जिसके पास सेटरों तक पहुँच होता है उसकी बहाली होती साथियों। और आप और हम जो गरीब हैं, जो किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, एक आम, एक नॉर्मल वर्ग में शामिल जो हमारे युवा पीढ़ी है, वो कभी भी सरकारी नौकरी का जो उनका सपना था वो साकार नहीं कर पाते। ये स्थितियों को बदलने के लिए ही साथियों हम सभी ने कदम बढ़ाया है। और जिस प्रकार से आंदोलनकारियों के समर्थन में उसकी कारवां थी, उसके समर्थन में भीड़ थी, और आप सभी का जिस प्रकार से हमें समर्थन मिला है, यही समर्थन से आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके अनुकूल यहाँ पर चीज़ें स्थापित करने का पूरा प्रयास होगी। मेरे प्यारे साथियों, JSSC को लेकर के मैंने बता दिया कि उसमें बहुत हद तक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस के साथ साथियों हम लोग कुछ कचरों को साफ कर दिए हैं, सलाखों के पीछे भेज दिए हैं, कुछ बचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है माननीय जांच एजेंसी के नेतृत्व में, माननीय सरकार के नेतृत्व में बेहतर प्रयास किया जाएगा। और ऐसे लोग जो यहाँ पर गड़बड़ी कर रहे हैं, छात्रों को भविष्य बेच रहे हैं, उनको जल्द ही उनको सही ठिकाने पर लगाया जाएगा। साथियों, अब दूसरी जो संस्था है JPSC, और JPSC को लेकर के जैसा आप जानते हैं 1 सप्ताह से लगभग रिजल्ट को लेकर के वहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। कल व्यापक रूप में वहाँ पर धरना प्रदर्शन को आमंत्रित किया गया था, मैं भी वहाँ पर शामिल था। सोचिए 3 घंटा वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ तो वहाँ JPSC के अंदर से हमारी डेलीगेट्स टीम को बुलाया गया कि आप लोग आइए, क्या है आपकी पॉइंट्स ऑफ व्यू, आप लोग रखिए। बुलाया गया, वहाँ हमारे छात्र लोग कुछ लोग गए, 3 या 4 कोई गए हुए थे अंदर। वहाँ जा कर के वहाँ उनको 3 घंटा बैठाया गया। 3 घंटा बैठाने के पश्चात उनकी आशाएं थी, उनको उम्मीद था कि हम लोग इतना देर वेट कर रहे हैं तो शायद कुछ बेहतर रिस्पांस हमें मिलेगा। और कुछ बेहतर रिस्पांस मिले या ना मिले, कम से कम जो एक आम नागरिक को जानने का हक है कि यदि आप एग्ज़ाम लिए हैं तो कब रिजल्ट जारी करेंगे, ये तिथि बता दीजिए। साथ ही साथ हमारा जो आगामी जो वैकेंसी है वो कब जारी होगा, उसकी नोटिफिकेशन कब जारी होगा, आपका कैलेंडर कब जारी होगा, ये बता दीजिए। इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया गया मेरे प्यारे साथियों। सिर्फ और सिर्फ वहाँ से निराशा हाथ लगी और वहाँ से लोगों को सिर्फ इतना कहा गया कि सब लोग सकारात्मक रहिए, सब अच्छा होगा। ये सकारात्मक रहने की जो शुरुआती है, जो बात की शुरुआत है साथियों, हमारे इससे पहले जो JPSC की अध्यक्ष रही, जो हमारे नीलिमा क्रिकेटा जी, उनसे ये शुरुआत होती है सकारात्मक रहने की बात। और 11 महीना के बाद भी ये सकारात्मक चल रहा है और इसी सकारात्मक को हम लोग ओढ़ करके हम लोग भी थोड़ा बहुत सकारात्मक हो जाते हैं और उनके झांसे में आते रहे हैं। ये कब तक चलेगा मेरे प्यारे साथियों? मैं आप सभी के लिए सब कुछ यदि दांव पर लगाए हो तो आपसे मैं इतना आह्वान करता हूं और ये अधिकार रखता हूं, जैसा कि मैं बोला
कि एक हफ्ता हम लोग डेडलाइन देते हैं जेपीएससी को रिजल्ट जारी करने के लिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, और यदि एक हफ्ते के अंदर यदि जेपीएससी रिजल्ट नहीं जारी करती है, डेट कैलेंडर नहीं जारी करती है, मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी से आह्वान करूंगा, आपके लिए मैं बहुत कुछ किया हूं, बस जेएसएससी साथियों से मैं विशेष आह्वान करूंगा, आपके लिए मैंने बहुत कुछ किया हूं। आप इस चीज़ को भले हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन मैं जानता हूं मैंने कितना कुछ खोया हूं, कितना ट्रोल हुआ हूं। मेरा एक शैक्षणिक जो जुड़ाव था, एक टीचर की जो हमारी जो एक भूमिका थी, उसमें भी कुछ लोगों ने बहुत गंदगी फैलाने की कोशिश की है, उस व्यक्तित्व में गंदगी फैलाने की कोशिश की है, आप ये भी जानते हैं। हर तरीके से मैं ट्रोल हुआ हूँ, हर तरीके से मैं गालियाँ सुना हूँ, लेकिन बात है इस झारखंड को सशक्त करने की, बात है आपकी सशक्तिकरण की, आपको अधिकार दिलाने की बात है, माँ भारती को सशक्त करने की, इसलिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। विजन बड़ा है, ऐसे में इन छोटी चीज़ों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेएसएससी साथियों से विशेष आमंत्रण होगी कि एक हफ्ता के बाद मैं फिर आप सभी के साथ जुड़ूंगा, एक तारीख निर्धारित करूंगा, और आपके लिए मैंने सब कुछ किया है। बस आपसे मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार जेएसएससी को जो संदेश देना है वो हम लोग दे ही रहे हैं, और दूसरी जो बड़ी संस्था है जेपीएससी, इसको भी हम लोग संदेश देना चाहते हैं, हमारी टीम संदेश देना चाहती है। इसको लेकर के आप सभी से विशेष आमंत्रण है, जहां कहीं से भी आप हों, चाहे झारखंड के किसी कोने से भी आप हों, किसी जिला से भी आप संबंध रखते हो, आप महिला हो, आप पुरुष हो, आप सभी अपने पेरेंट्स के साथ अकेले नहीं आइएगा, अपने माता पिता को लेते आइएगा। उनकी दर्द दिखना चाहिए, यहाँ पर उनके सपने जो टूट रहे हैं वो चीज़ उजागर होनी चाहिए। साथियों, आपके सपने टूट रहे हैं, आपके माता पिता के भी सपने टूट रहे हैं, तो ये सपने मीडिया के सामने दिखनी चाहिए। साथ ही साथ इतनी संख्या होनी चाहिए साथियों कि हम लोग एक मैसेज दे पाएँ जेपीएससी को कि अब बहुत हो गया हमारे साथ अन्याय, आप बहुत कर लिए हमारे साथ अन्याय, अब हम लोग नहीं सहेंगे, अब हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब ये धरती वो नहीं रह पड़ी है कि आप जैसे करते थे, जिस प्रकार से सिलेक्शन करते थे, जैसे तैसे जिस प्रकार से आप सिलेक्शन करवाते थे, वो चीज़ें आप नहीं होने देंगे। हमें नियमित कैलेंडर चाहिए, प्रत्येक साल बहाली चाहिए, भले आप कम सीट में बहाली करें, लेकिन प्रत्येक साल बहाली करें। जिस राज्य से हम लोग अलग हुए हैं, बिहार से, बिहार में सारी चीज़ें अनुकूल हो गई है, सारी चीज़ें वहाँ पर बेहतर तरीके से चल रही है, वही सिचुएशन हम लोग झारखंड में भी चाहते हैं। सरकार से भी विशेष निवेदन होगा, विशेष आग्रह होगा, और आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना होगी कि आपके लिए मैंने किया है, तो बस मेरे लिए आप सभी को आना है। एक दिन जो निर्धारित करेंगे उसमें आप सभी को आना है, और यकीन मानिए आप बस हमारा साथ दीजिए, जिस प्रकार से अभी तक देते आए हैं, और उसका आप लोग परिणाम देख पा रहे हैं। आपके अभी तक जो भी परिणाम हम लोग देखें साथियों जेएसएससी में, सब आपके फेवर में है, सब मेहनतियों के फेवर में है, और आने वाला समय में भी सब आपके ही फेवर में होगा। कोई कितना भी कुछ कह ले, हमारा मानना है कि न्यायालय से बढ़ के कोई नहीं है, अदालत से बढ़ के कोई नहीं है। इसीलिए कोई बड़ा पद पर रह करके यदि किसी को कह देता है कि हम तुम्हारा पैसा लिए हैं, तुम्हारा सिलेक्शन करवा देंगे, तो बस सपना देखने दीजिए। आप लोग इससे विचलित मत होइए, इससे भटकिए मत। मैं पूरी विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप कुछ बेहतर देखेंगे इस लड़ाई में, और आने वाला जो बहाली है, आने वाला जो आपका एग्जामिनेशन होगा साथियों, उसमें आप देखेंगे कि कैसे गरीब लोगों का, मेहनती लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, और कैसे चेहरे में खुशी आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, जेएसएससी की बात मैंने कर दिया, जेपीएससी की बात मैंने कर दिया, और आमंत्रण आप सभी को कर दिया। जो तिथि निर्धारित करेंगे, आप सभी से हृदय की गहराइयों से आह्वान होगी साथियों कि आप लोग उस दिन आइएगा, और हम लोग जेपीएससी को एक बड़ा संदेश दे पाएँ। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जेएसएससी की जो बात मैं करने वाला था उसकी मैं बात करता हूँ। ये खबर जो है साथियों, इसको लेकर के जब मेरे पास ये खबर पहुंची, एक विद्यार्थी ने, 3-4 लोगों ने मेरे पास भेजा, तो मैं इसको पढ़ा। उसके बाद पढ़ने के पश्चात इसको मैं माननीय वकील जो हमारे हैं, हमारे जो वकील महोदय हैं, उनको मैंने ये चीज़ ट्रांसफ़र किया, फॉरवर्ड किया। वो जब पढ़े उसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए, कोई भी एक ही मैटर को लेकर के एक से अधिक जनहित याचिका नहीं की जाती है, और यदि कोई जनहित याचिका स्वीकार हो गया है और उसमें सुनवाई हो रही है, तो कोई अलग जनहित याचिका उसी से संबंधित बनता ही नहीं है, दायर हो ही नहीं सकती है। ऐसे में यदि चीफ जस्टिस, माननीय चीफ जस्टिस के बेंच में यदि सुनवाई हुई है साथियों, तो जनहित याचिका के ही माध्यम से हो सकती है। और इसमें लिखा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशन पर रोक जारी रखी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर कहा गया
कि प्रथम दृष्टया पेपर लीक का आरोप बेबुनियाद है। जब तक कि जांच में जो तथ्य सामने आए उसके अनुसार पेपर लीक की सिर्फ अफवाह फैलाई गई थी। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कोर्ट से रिजल्ट जारी करने पर रोक हटाने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने रोक हटाने से इनकार करते हुए पूछा कि जब मामले की जांच कब तक पूरी होगी। सरकार ने कहा इसमें 1 माह का समय लगेगा, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 7 जून को निर्धारित की है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई है। इस प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। वकील महोदय ने कहा कि 12 तारीख से ही कोर्ट बंद हो गया है, तो 12 तारीख को सुनवाई कैसे हो सकता है। हमारे वकील महोदय ने भी कहा कि एक मामले को लेकर के अलग अलग जनहित याचिकाएं नहीं दायर की जा सकती। हाँ, रीट को लेकर के जो हम लोग 1000 प्लस जो रीट पिटीशन दायर किए थे वो भी अब मर्ज हो गया है, तो इसलिए उसका भी कोई अलग सुनवाई की बात नहीं थी। तो ऐसे में साथियों ये खबर जो है मेरे हिसाब से अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है और वकील के माध्यम से जो बताया गया है वो फेक खबर है। ऐसी कोई वहाँ पर अलग जनहित याचिका नहीं दायर की गई है। सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि इस प्रकार से खबर फैला करके आप सभी को थोड़ा बहुत नेगेटिव करने की कोशिश की जाएगी। अभी हो सकता है कुछ यहाँ पर नहीं वैसा लिखा गया हो, लेकिन हो सकता है कुछ और ज़्यादा गिर करके हदें पार करके कुछ ऐसी चीज़ें की खबर फैलाई जाएगी जिससे आप और हम लड़ जाएं, द्वेष पैदा हो जाए, जैसा कुछ लोगों ने प्रयास भी किया है। आप सभी से हृदय की गहराइयों से गुहार होगी कि आप लोग इस चीज़ में नहीं आइएगा। हम लोगों का कोई 1 पैसा किसी भी प्रकार से हित नहीं है JSS CGL में, ना ही JPSC में। हाँ, JPSC का मैं अध्यापक भी हूँ, JPSC का प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और जैसा कि मैंने बताया JPSC मेंस भी लिखा हूँ। कुछ वजहों के कारण मैंने एडमिट कार्ड पोस्ट नहीं किया था, लेकिन आप देखेंगे जल्द ही सब कुछ मैं पोस्ट भी कर दूंगा। आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं गलत बोल रहा था कि मैं सही बोल रहा था। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार के खबरों में आपको नहीं आनी है और जो आह्वान किए उसको एकदम ध्यान में रखिएगा और इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। इसलिए शेयर नहीं कर दीजिएगा कि मेरा व्यू बढ़े, इसलिए शेयर कर दीजिएगा क्योंकि अधिक संख्या में आपकी भागीदारी हो और हम लोग एक मैसेज दे पाएँ। और जैसा कि बताए साथियों कि आप और हम मिलकर ही झारखंड का भला कर सकते हैं। सिस्टम को भले पता है या नहीं पता है कि अच्छे लोगों के चयन से ही झारखंड का भला हो सकता है, झारखंड के सपने साकार हो सकते हैं, भगवान बिरसा के सपने साकार हो सकते हैं। इस दिशा में वो जितना लेट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग पीछे चले जाते जाएंगे। ऐसे में सिस्टम से भी गुहार होगी और सिस्टम तो हमको पता चल ही गया है कि सिस्टम यदि झुकने वाला होता है, सिस्टम यदि छात्र हितैषी होता, सिस्टम यदि आपके भावनाओं के साथ खड़ा होता, सिस्टम यदि आपको आपके सपनों के लिए थोड़ा भी चिंतित होता तो रिजल्ट जारी हो गई रहती, नोटिफिकेशन आ गया रहता, कैलेंडर जारी हो गया रहता। लेकिन नहीं है साथियों, इसलिए 6 साल आगामी 5 साल, क्योंकि कुछ ही दिन गुजरा है, लगभग 4.5 साल हम सभी खून की आंसू रोएं। उससे बेहतर है कि एक बार एकता के साथ अपना परिचय करवा दें, अपना मैसेज दे दें इस सिस्टम को, ताकि हमारा झारखंड भी और राज्यों की तरह आगे बढ़े। साथियों, आप सभी और हमारा सपना साकार हो और एक जो निगेटिव वातावरण, जो एक मानसिकता बन गई है कि पैसा जिसके पास है उसी का सिलेक्शन होगा, इस मानसिकता को हम लोग जड़ से ख़त्म कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जोहार। जय हिंद साथियों और माँ भारती की जय और भगवान बिरसा की जय।